और बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, बरेली जेल के अधीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। जेल में अशरफ की मदद का आरोप है। योगी सरकार लगातार इसको लेकर सख्त है और अशरफ की मदद करने के मामले में जब शिकायत की गई मृदुल तो उन पर एक्शन हुआ है। बड़ी बात यही है कि तो जेल में अशरफ की मदद करने का आरोप है। बरेली जेल में बंद है अशरफ। पिछले दिनों हमने तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब बरेली से प्रयागराज अशरफ को लेकर आया गया था और उसने कई आरोप भी लगाए थे। इन सब के बीच उसने नाम नहीं बताया था, लेकिन अब शिकायत यह भी मिली थी पुलिस की ओर से, सरकार को शिकायत मिली थी कि जेल में अशरफ की मदद की जा रही है और बड़े स्तर के अधिकारी उसकी मदद कर रहे हैं, इसीलिए उन पर एक्शन लिया गया है। राजीव शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल में अशरफ की मदद का आरोप है, इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 9 लोगों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। बहुत बड़ी खबर, नैनी जेल के जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं तो बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। नैनी जेल के अधीक्षक शशिकांत भी सस्पेंड किए गए हैं। तो नैनी बांदा जेल के अधीक्षक भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम को सस्पेंड किया गया है। नैनी जेल के अधीक्षक शशिकांत भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और हमारी सहयोगी गायत्री इस समय प्रयागराज से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रयागराज नैनी जेल में किस तरह से मदद की जा रही थी गायत्री, ये साफ हो गया है, अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक्शन है और देखिए इसी बड़े एक्शन से अब जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अपने दर्शकों को ये बता दें क्योंकि बड़ा लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर किस तरीके से ये फोन का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से ये गैर कानूनी तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब एक तरीके से संदेश साफ कर दिया गया शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कि चाहे वो अधिकारी लेवल के लोग क्यों ही ना हो, जो माफियाओं की मदद कर रहे थे, उनको मदद पहुंचा रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी सरकार। और ऐसे में जिस तरीके से बरेली जेल अधीक्षक को, क्योंकि ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि अशरफ को किस तरीके से वहां पर भी गैर कानूनी मदद दी जा रही थी, गैर कानूनी मुलाकात करवाई जा रही थी, और इस सब में जेल अधीक्षक की इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बड़ा अधिकारी उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो जाहिर तौर पर किसी कैदी से कोई मुलाकात नहीं कर सकता, फोन का कैदी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तभी संभव है जब वहां पर बड़े स्तर के कोई अधिकारी उनको संरक्षण दे रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, उनके साथ शामिल रहे हो। और इसीलिए बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और एक सीधा संदेश एक बार फिर योगी सरकार की तरफ से दिया गया है कि माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोगों पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही अगर कोई प्रशासनिक स्तर का अधिकारी भी अगर इसमें इन्वॉल्व रहा, अगर वो भी इनकी मदद करता है तो उस पर भी कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हटेगी। और इसी के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई योगी सरकार। गायत्री, जिशान ने कई बड़े खुलासे भी किए और बताया है कि खुद उसको भी कैसे फोन करके धमकी दी जाती थी। उमेश पाल को लेकर भी कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। धन्यवाद आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा कसने की तैयारी प्रशासन कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच जिशान ने कई खुलासे किए हैं। वो शख्स जो भुक्तभोगी है अतीक अहमद के जुल्मों का, उसने आज रिपब्लिक भारत के सामने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है उसके उस जुल्म का जिससे लोग परेशान थे लेकिन आज खुश हैं। 2018 में मुझको फ़ोन किया, आधा मेरा हिस्सा आधा मुझे पहुंचाओ, तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा ये तो मेरे पीछे पड़ गया। साबरमती जेल में उसका दिन रात फ़ोन चलता है, 4 फ़ोन लगता है, वीडियो कॉल चलता है। उस कार्रवाई योगी जी इनको मट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी है। नहीं एक नहीं कई अतीक अहमद बन के निकलने वाले। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद इस वक्त जरूर उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन ऐसे न जाने कितने ही और मामले हैं जिसमें अतीक अहमद को सजा मिलना अभी भी बाकी है। उन्हीं में से एक है प्रॉपर्टी डीलर जीशान से जुड़ा केस। जी हां, प्रयागराज के वही प्रॉपर्टी डीलर जीशान जिन्होंने न सिर्फ अतीक के जुर्मकाल को करीब से देखा है, बल्कि खुद भी उन्हीं भुक्तभोगियों में से एक हैं जिन्हें अतीक ने सताया, धमकाया और प्रताड़ित किया है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में जीशान ने अपनी आपबीती पर खुलकर बात की है। जीशान ने बताया कि आखिर कैसे अतीक व्यापारियों को धमकाता था, बिल्डर से वसूली करता था और उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। जब मैंने कुछ देर उसको जवाब नहीं दिया कि मैं पैसे दूंगा कि जमीन दूंगा, तो उतनी देर उधर से आवाज आती, अबे अली
ये साले ना मर ही इनका जो है मारो सालों को। उतने पे आसाद कालिया और ये कम 25 लोग थे मैम 3 गाड़ियों से। ऐसा मारने लगे कि लगता था कि मुझे मार डालेंगे। जब मुझे लगा कि अब ये गोलियां मुझे मार देंगे तो मैं किसी तरह हटा के अपना जब भागा पीछे के रास्ते से, तो आसाद कालिया और अली वगैरह सब लोग सीधा गोली मारने लगे। पर मेरी मौत नहीं तो मैं किसी तरह बच के भाग के, यकीन करिए कि तालिबान बन गया हो और पूरा एरिया इकट्ठा, बहुत सारी राइफलें चल रही है, ठाए पुलिस भी सुन रही है। माफिया अतीक के पीड़ित जीशान ने जब डॉन का काला चिट्ठा खोलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि मन में सालों पुराना जमा दर्द आज पिघल कर बाहर आया हो। जीशान ने बताया कि कैसे अतीक ने सबसे पहले उसे 2018 में धमकी दी, फिर 31 दिसंबर 2021 को अतीक ने उस पर हमला करवाया था, जेसीबी से जीशान का दफ्तर गिरवा दिया था और तो और वसूली की आड़ में उससे करोड़ों की रंगदारी मांगा करता था। 2018 में मुझको फ़ोन किया कि ऐसा है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, आके मुझको आधा मेरा हिस्सा आधा मुझे पहुंचाओ। तो मैं बहुत डर गया, मैंने कहा ये तो मेरे पीछे पड़ गया। फिर ये आज दिन फ़ोन करता था, मैं अपना फ़ोन बंद कर देता था। जब काफ़ी दिन बीत गया तो 2021 31 दिसंबर को मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो इसका जो सबसे खास गुर्गा है आसाद कालिया, उसके साथ उसका बेटा अली, ये लोग 3 गाड़ियों से मेरे घर पे आते हैं और मुझे घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये लोग चारों तरफ से पिस्टल राइफल लगा देते हैं। एकदम ऐसा भय का माहौल की लगता है कि मेरी जान मार दी जाएगी। ये ज़मीन या तो हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मेरा क्या नाम है अली और आसाद कालिया के हाथ से पहुंचा दे रंगदारी।